प्रोफेसर रागी, आप तो पूरा चुनाव देख ही रहे हैं, अब प्रचार आज खत्म हो गया है, लेकिन जनता आपको लग रहा है इस बार मुद्दों से ज्यादा हावी नारे रहे हैं? अब यहाँ पर अजीज खान साहब ने जरूर कहा कि नारे बांटने वाले, काटने वाले, लेकिन उन नारों की काट भी लगातार ये भी ढूंढते आए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा अखंड, अनेकता में अखंडता, बहुत सारे नारों को उस पर चढ़ाने की कोशिश की गई कि वो नारा फीका हो जाए, हमारा वाला आगे हिट हो जाए। सुचरिता, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जो बटेंगे तो कटेंगे ये चुनावी नारा नहीं है ना, ये देश को बचाने का नारा है। एक ताकत है जो कैंसर की तरह, दीमक की तरह स्वतंत्रता के बावजूद भी इस देश को चाट रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है। वो ताकतें, उस ताकतों को हवा देने वाला कौन है? अखिलेश यादव है। उन ताकतों को हवा देने वाला कौन है? राहुल गांधी है। मैं मान करके चलता हूं और बहुत गंभीरता से मान करके चलता हूं कि राहुल गांधी विदेशी एजेंडे के तरह हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उनकी परवरिश कहाँ हुई है, किन ताकतों ने उनको पाला पोसा और बड़ा किया है, लेकिन उनका हैंडलर कोई कहीं और ही दिखता है। और यही कारण है कि जो समाज एक दूसरी दिशा में जाना चाहिए था, ऐसे सपनों का भारत गांधी जी ने भी नहीं सोचा होगा कि हिंदू समाज को, नहीं तो पुनः पैक्ट के लिए वो लड़ गए थे, अंबेडकर से आमने सामने कर लिए थे। उस हिंदू समाज को विदेशी एजेंडे के तहत, विदेशी षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी और ये जितनी परिवार पार्टियां हैं जो मान करके चलती हैं कि हम चांदी के चम्मच में पैदा लेकर के पैदा लिए हैं और हमारा बाप, हमारा हम, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बेटे का गर्भ में बेटा, वही सत्ता का संचालन करेगा, ऐसी पार्टियों के नेता जो हैं वो देश हित की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई राक्षसी ताकत मंत्र करते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये इसलिए जरूरत हुई कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और इस पूरे देश को दिखाई दिया कि यहाँ पर चुनाव बेरोजगारी के आधार पर नहीं होता है, कितना बेनिफिशियरी है यानी मुसलमान इस्लाम के नाम पर वोट करता है। और इस वोटिंग जवाब देने का मौका दे, मेरा टाइम बहुत कम मिला था, मुझे वक्त कम मिला था। काउंटर करना है तो हिंदू समाज को एक साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। हाँ। जो पहले सावरकर कहते थे संगठित हिंदू, जो डॉक्टर हेडगेवार कहते थे संगठित हिंदू, उस संगठित हिंदू समाज की ताकत को खड़ा ही होना पड़ेगा इस पॉलिटिकल इस्लाम को लड़ने के लिए। दूसरी बात, जहां तक मामला है, प्रोफेसर आगे जो बात कह रहे हैं, प्रोफेसर आगे आप जो बात कह रहे हैं उस पर जैसे आप देखिए, बहुत सारे लोग इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। अजीज खान साहब बोलना चाह रहे हैं। हाँ, बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ, जहां तक शिवसेना का सवाल है, 10 सेकंड दे दे। शिवसेना का तो वैचारिक और बौद्धिक खतना हो चुका है। शिवसेना जिनके बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के सामने जाने वाला हिजड़ा ही होगा, तो अब वो अपने बेटे के बारे में संभवतः वो भविष्यवाणी नहीं जानते थे कि उनका बेटा एक दिन वही काम करेगा। तो वैचारिक के तौर पर मैं मानता हूं कि आज शिवसेना अपने बेटे के लिए, उद्धव ठाकरे सिर्फ अपने बेटे को आने वाली सत्ता की राजनीति का बनाने के लिए हिंदू समाज को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से बाहर गए। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए कोई बौद्धिकता के कारण, महाराष्ट्र। अब आप जो बात कह रहे हैं, आपने कहा ये नारा नहीं है, और अगर मैं इस बात को मानूं, अगर मैं मानूं कि वोट कंसोलिडेट हो रहा है कि नहीं, क्या अगर एक तरफ मुसलमान एकजुट होकर वोट दे रहा है तो क्या हिंदू भी एकजुट होकर वोट देगा? सवाल मेरा ये है, क्योंकि न सिर्फ वोट जिहाद की अपील, बल्कि आपको बताऊं कि एक धर्माचार्य कालीचरण महाराज है, उन्होंने कहा कि हम भी इसी तरह का फतवा जारी करना चाहते हैं। मैं भी सीधे एक संदेश दे रहा हूं, एक आदेश दे रहा हूं, और ये धर्म आदेश है कि हिंदू भी उसी को वोट दे जो अपने हित का सोचते हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ, चारू जी उसके बाद आपके पास जाऊंगी। अजीज खान साहब जरा बताइए, अब अगर ये वाली बात आ गई कि हिंदू वोट कंसोलिडेट होने लग जाए तो फिर क्या होगा? अगर जो बात कही जा रही है कि भाई सिर्फ मुसलमान वोट नहीं, क्योंकि जो अपील अगर वहां महाराष्ट्र में हो रही है उस वोट अपील का असर यहाँ यूपी में भी होगा, लेकिन अगर वही वोट कंसोलिडेशन दूसरी तरफ से होने लग जाए, क्योंकि यहाँ पर अब धर्माचार्य कह रहे हैं कि हिंदू भी अपना हित सोचकर वोट करें, मैं ये आदेश देता हूं, फिर क्या होगा? डॉक्टर खान। सुचरिता जी, मैंने कहा इससे पहले इन्होंने तमाम नैरेटिव सेट किया, अब इन्होंने ये नैरेटिव सेट किया है कि मौलाना सज्जाद नौमानी ने इस तरीके का फतवा जारी किया है।
उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये मेरा वीडियो जो वायरल हो रहा है ये टेम्पर्ड है, ये एआई से गढ़ा हुआ है। एक बात आपको बता दें, उसमें भी ये फेक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट या फतवा नहीं दिया, पहली बात। और एक बात आप समझिए, अभी संगीत रागी जी बोल रहे थे कि साहब हिंदू समाज एक हो जाए, और हो जाना चाहिए, वरना कट जाएगा। मैं कह रहा हूं यूपी पीएससी के जो बच्चे ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आरओ के बच्चे, क्या हिंदू समाज के बच्चे नहीं रहे? किसान जो 750 किसान शहीद हो गया, वो लगातार मांग करता रहा, 1 साल बैठा रहा, अपने हितों की लड़ाई के लिए, अपने बाल बच्चों, अपने पीढ़ियों के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ता रहा। क्या वो हिंदू समाज से नहीं ताल्लुक रख रहा था? मोहित पांडे जिसकी कस्टोडियल डेथ हो गई इसी चिन्हट लखनऊ में, क्या वो हिंदू समाज से ताल्लुक नहीं रख रहा था लड़का? अमन गौतम जिसको जिस तरह पुलिस ने कस्टडी में लेकर के मारा, क्या वो हिंदू समाज से ताल्लुक नहीं रख रहा था? देखिए, इनके लिए ना हिंदू ना मुसलमान, इनके लिए सिर्फ राजनीति के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। ये किसी के नहीं है, ना ये हिंदू के हैं, ना ये मुसलमान के हैं, सिर्फ ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इस देश का हिंदू और मुसलमान हमेशा मुत्तहिद रहा है, एक रहा है, यूनाइट रहा है, हमेशा यूनाइट रहेगा। ये कितना भी मुद्दे को भटकाने की कोशिश करें, इनके भटकाने पे कोई भटकेगा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, अजीज खान साहब, मुझे ये बड़ा अजीब लगता है, अजीज खान साहब, मुझे ये बड़ा अजीब लगता है, आप ये कहते हैं कि इस देश का हिंदू मुसलमान एक है। मैं आपसे सहमत हूं। अगर आप ये कहते हैं कि इस देश का हिंदू मुसलमान एक है, एक मिनट चारू जी, एक सेकंड, मैं अगर जब इस तरह की वोट अपील्स होती हैं, एक समुदाय से होती हैं, और कहा जाता है कि आप सिर्फ इनके लिए वोट करिए, ये फतवे जारी होते हैं, तो इन फतवों को भी तो असंवैधानिक या फिर ये समाज के ताने बाने को तोड़ने वाले हैं, ये आप लोग नहीं कहते? क्या एक समुदाय को सीधे सीधे फतवा जारी करके कहा जा सकता है कि आप इस सरकार के लिए वोट करिए? ये सही है? तो मैंने वही कहा कि उसी हिसाब से फिर आप हिंदू समाज भी अगर यही करने लग जाएगा। चारू जी, मुझे ऐसा लगता है एक है, सेफ है, बटेंगे कटेंगे। मैंने शुरू में कहा कि चुनाव, पूरी बात आपने सुनी नहीं लगता। हाँ, अच्छा कंप्लीट कर लीजिए 10 सेकंड में, फिर मैं चारू जी के पास जाऊंगा। आपने सुनी नहीं पूरी बात? नहीं, मैंने क्यों नहीं सुनी? मैंने बिल्कुल सुनी। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैंने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि किसी तरीके का, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा मैंने, प्लीज 10 सेकंड सुचेतर जी, कि किसी तरीके का कोई फतवा जारी नहीं किया गया है, किसी ने कोई फतवा जारी नहीं किया। बीजेपी सिर्फ वीडियो को टेम्पर्ड करके इस तरीके की बात को मनगढ़ंत तौर पे जारी कर रही है। कोई फतवा नहीं है, ना लिखित में है, ना वीडियो में है। अच्छा। ये सिर्फ बीजेपी एक नैरेटिव सेट करना चाहती है और इस तरीके का माहौल पैदा करना चाहती है। कोई फतवा नहीं है। उनका बयान है भाई, देना हो नहीं, अजीज खान साहब, नो, उनका बयान है के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, जिसको जहां वोट देना है वो दे। कोई फतवा जारी नहीं किया गया। ये फर्जी, ये फेक नैरेटिव नहीं। एक मिनट, एक तो नोमानी जी का तो बयान है, दूसरी बात ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल ने बकायदा शर्तें जारी की हैं, उनके ऊपर भी चिट्ठी में दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ है नहीं। चारू जी जरा बताइए। अब सीधे देखिए, अगर एक समाज एकजुट होकर वोट करने की बात करेगा तो दूसरी तरफ से भी हलचल होगी, ये स्वाभाविक है। चारू जी आप मुझे बताइए, इसका कुछ असर इस चुनाव पर होगा कि नहीं होगा? चारू जी। देखिए, हाँ, किशोर जी को भी लीजिए। देखिए, पहली बात, विभाजन की बात विपक्ष करता है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हम आज भी कह रहे हैं एक रहिए, यूनाइटेड रहिए, हम एकता की बात करते हैं। हम इनके जैसे लोग नहीं है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने से इनकी दाल नहीं गली तो अब जातियों के नाम पर देश का विभाजन करने चल देंगे, क्योंकि इनकी तो सोच भी यही है और इनकी नीयत भी यही है। इनके नेता, इनके सहयोगी नेता वोट जिहाद की बात करते हैं, इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इनके नेता, इनके सहयोगी नेता कहते हैं 10 मिनट के लिए यहाँ से पुलिस हटा दीजिए, इनको उस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, ये माँ और मराठी की क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपके नेता अगर नेत्री शाइना एनसी का अपमान करते हैं तो आपको माँ याद नहीं आती? आप मराठी की बात करते हैं, आप स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे जी की बात को पूरा का पूरा नकार देते हैं। आप जाकर जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी आवाज उठाई, उनसे जाकर हाथ मिला लेते हैं और आज आप उनकी तरफदारी करते हैं। और शायद सपा के प्रवक्ता ने ये बात कही थी, भाई मैंने नहीं कहा छोटा पोपट, वो मेरी आवाज नहीं थी, वो मेरे शब्द नहीं थे, ये शब्द भी बालासाहेब ठाकरे के हैं। तो या तो आप उनके साथ हैं तो उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की हिम्मत रखिए, और अगर आप उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल नहीं रहे तो काय को ढोंग करते हैं उनका फोटो अपने पीछे लगाकर? उनकी आत्मा तड़प रही होगी आपका ड्रामा देखकर, आपका तमाशा देखकर। देखिए, आज महाराष्ट्र में विकास हो रहा है, और अब मैं वापस फैक्ट्स पे बात कर रही हूं क्योंकि यहाँ वहां की कंपनीज की बात कर रहे थे। हाईएस्ट
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कहीं आता है तो वो महाराष्ट्र में आता है, और अब आने लग गया है क्योंकि हमने एक सशक्त सरकार दी है। 52% एफडीआई महाराष्ट्र में आता है। जिन कंपनीज के छोड़ के जाने की ये बात कर रहे थे वो उद्धव जी के रेजिम में हुई थी। क्यों? क्योंकि उद्धव जी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाए थे। हर दिन एक नया तमाशा, हर दिन एक नया धरना। रे आपने मेट्रो शेड तक तो बनने नहीं दिया। तो आज आप जिस धारावी का भी एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, पहली बात उसके लिए टेंडर खुला था, दूसरी बात वो भी उद्धव सरकार में हुआ था, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर डेवलपमेंट की बात होती है, अगर एक गरीब को सर के ऊपर पक्की छत, एक अच्छा फ्लैट मिलने की बात होती है, तो आपको इन सब चीजों से परेशानी आज भी हो जाती है। मुझे तो आप लोगों की पॉलिसी नहीं समझ में आती। आखिरी बात, अभी ये कह रहे थे ये जीतने जा रहे हैं जिस तरीके से ये हरियाणा में जीते। चारू जी, यहाँ किशोर जी बैठे हुए हैं, तो हम जीत गए। तो भाई इसी तरीके की मॉरल विक्ट्री आपने 24 लोकसभा जीता, ऐसी आपने हरियाणा जीता, तो इस तरीके की मॉरल विक्ट्री आपको महाराष्ट्र में किशोर जी बैठे हुए हैं।